सुन रहे हैं उन सभी लोगों से ज्यादा कौन इस बात से वाकिफ होगा? क्योंकि एस्थमा ऐसी बीमारी है जो दिन में पेशेंट ठीक रहता है, लेकिन रात के टाइम में उसको बहुत भयानक दिक्कत हो जाती है। और या तो दवा ले, दवा नहीं लेते तो फिर वो दोबारा जब तकलीफ कब होगी खत्म, जब सवेरा होगा। सवेरा होने के साथ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगता है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। बीच में कई बार गर्म पानी, चाय और इस तरह की चीजें लेने से कुछ आराम मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि एस्थमा में क्या होता है, क्या है एस्थमा? एस्थमा, एक तो जो हमारी श्वास नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और दूसरा श्वास नलियां ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। तो सिकुड़ी हुई श्वास नली कैसे होगी? जैसे कि ये नॉर्मल आदमी ले रहा है सांस, ये स्ट्रोक, यदि इसी स्ट्रोक को सकड़ा कर दिया जाए, इसमें से यदि हम सांस लें तो हमें कठिनाई होगी। ये एस्थमा के से पीड़ित व्यक्ति को हर क्षण होती है। ये जैसे नॉर्मल तो इतना चौड़े होते हैं ये जो हमारे एयर विंड पाइप, और यहाँ पर श्वास नलियां इतनी सिकुड़ जाती हैं, ये सिकुड़ती है, तब वो अटैक का आभास होता है। अब हम देखें तो आखिर क्यों ये एस्थमा एलर्जी का अटैक आता है? जब एक नॉर्मल श्वास नली वाला व्यक्ति जब इस ट्रिगर्स के कांटेक्ट में आता है, ट्रिगर वो एजेंट हैं जिनके संपर्क में आने पर नाक के अंदर खुजली, सांस नली में सिकुड़न और वेदना होने लगती है एस्थमा के अटैक की। अब दूसरी, तो पहला हमने क्या जाना, श्वास नलियां सिकुड़ जाती हैं अस्थमा में। दूसरी चीज हमने क्या जानी कि ये संवेदनशील हो जाती हैं। अब संवेदनशील कैसी होती हैं? संवेदनशील ऐसे होती हैं कि जैसे पत्तियां आपने देखी हैं, एक तो नॉर्मल पत्ती है, उसके हाथ लगाए कुछ नहीं होगा, लेकिन छुई मुई की पत्तियों के यदि हाथ हाथ लगाओगे तो वो एकदम सिकुड़ जाएंगी। तो ऐसे ही छुई मुई जैसी परेशानी हो जाती है एस्थमा एलर्जी के पेशेंट की श्वास नलियों में। तो वो जब भी कभी इनके संपर्क, ट्रिगर्स के संपर्क में आता है, ट्रिगर वो एजेंट जो कि एलर्जी एस्थमा के अटैक को प्रेसिपिटेट करते हैं, तो वो एकदम सिकुड़ जाती हैं। तो हमने एस्थमा में क्या जाना, दो बात, एक श्वास नलियां सिकुड़ जाती हैं, दूसरा श्वास नलियां छुई मुई के समान संवेदनशील हो जाती हैं और उनको परेशानी होने लगती है। अब लक्षण क्या होते हैं? जैसे ही श्वास नली सिकुड़ी, एलर्जी अस्थमा का अटैक हुआ, तो उस व्यक्ति को खांसी आने लगती है। सांस में वीज का वीज आती है। वीज जानते हैं कैसी होती है? वीज एक सुरीली आवाज है, जैसे "सा", इस तरह की आवाज आती है, जो कि एक तरह से ये भी कह सकते हैं वो फेफड़े रोने की आवाज है। सांस में दिक्कत होने लगती है। कई लोगों को बलगम धागे के समान निकलता है। और कई बार आप फोन पे बात करते हैं हमसे, हमें पता लग जाता है कि आपके कितना तेज अस्थमा है, क्योंकि लंबा वाक्य बोलने में सांस टूटने लगता है, और जितना ज्यादा सांस टूटता है उतना ही तेज अस्थमा का अटैक होता है। और एक फिर गड्ढे पड़ने लग जाते हैं। जैसे आप अस्थमा के अटैक के टाइम में किसी व्यक्ति को देखेंगे या बच्चों को देखेंगे, तो आप देखेंगे ये जो क्लेविकल के ऊपर का ये है, ये वाले हिस्से, सांस अंदर लेंगे तो यहाँ गहरे गहरे गड्ढे पड़ेंगे। गड्ढा जितना गहरा होगा उतना ही अस्थमा का अटैक ज्यादा तेज या तीव्र है, ये मान के आप चलिए। अब अस्थमा के रोगी को कितनी पीड़ा होती है? देखिए, जब एक एस्थमा का पेशेंट अटैक में है तो उसके शरीर को इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जितनी कि एक व्यक्ति दौड़ लगाने में जितनी ताकत लगाता है, जितनी एनर्जी स्पेंड करता है, एक एस्थमा का रोगी
जब बैठा हुआ है, सांस लेना है, तो उस सांस लेने में उसको उतनी भीषण ताकत लगानी पड़ती है और उतनी ही एनर्जी इसकी स्पेंड होती है। अब एस्थमा के कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, वो पूछते हैं कि साहब इसका हिंदी में नाम क्या है। दमा कह दें तो चलेगा। तो मैं अक्सर उनसे यही पूछता हूँ, भाई रामलाल, आपका अंग्रेजी में नाम क्या है। तो वो ये कहते हैं कि साहब अंग्रेजी के अंदर नाम रामलाल। तो मैं कहता हूँ गुजराती में नाम क्या है। बोले रामलाल। तो अरे भाई, कोई ना, फिर वो हंस के कहता है साहब नाम तो नाम ही रहता है। तो उनसे मैं भी यही कहता हूँ कि जो मेडिकल नेम है एस्थमा का, वो है एस्थमा। तो अपन उसको डिस्टोर्ट क्यों करें, उसको हम वैसा ही करें ना जैसे एस्थमा है। तो मेरा आपसे आज वर्ल्ड एस्थमा दिवस के ऊपर ये निवेदन है कि स्पीक एस्थमा टू डिफीट एस्थमा। क्योंकि यदि आपने एस्थमा बोला, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, वो एकदम पकड़ लेगा बात को कि हाँ भाई ये इसके एस्थमा ही है। यदि आप नहीं दिखाएंगे, ये कहेंगे भाई सांस है, तो उसको काफी और टेस्ट करके काफी मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई डायग्नोसिस आफ्टर ऑल क्या है। तो स्पीक एस्थमा, डिफीट एस्थमा। दोस्तों, इस स्लोगन को आप याद रखें और यूज लें। अब कई बार ये कहते हैं साहब मेरे को तो वो डॉक्टर साहब ने तो एलर्जी बताई थी, आप एस्थमा बता रहे हो। तो एस्थमा और एलर्जी एक बीमारी है या दो बीमारी है? क्यों, आप क्या सोचते हैं, एक बीमारी या दो बीमारी? देखिए, क्या होता है कि एलर्जी एक प्रवृत्ति है शरीर के अंदर, जो विभिन्न अंगों के अंदर जो मौजूद होती है और वहां के लक्षण आते हैं, तो उनको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। नाक की एलर्जी को राइनाइटिस बोलेंगे, लंग्स की एलर्जी को एस्थमा बोलेंगे, चमड़ी की एलर्जी को अर्टिकेरिया बोलेंगे, आंखें जो लाल लाल हो जाती हैं, आंखों की एलर्जी को हम कंजंक्टिवाइटिस बोलेंगे। तो ये सारी की सारी एलर्जी ही है, जो कि एलर्जिक बीमारियां हैं। तो अब मैं, कई बार कोई पूछता है तो मुझसे पूछता है, तो मैं ये कहता हूँ अच्छा भाई आप कहाँ रहते हो, कि साहब जयपुर में रहते हैं। तो जयपुर में रहते हैं या राजस्थान में रहते हैं। तो अरे साहब दोनों ही जगह तो रहते हैं। तो मैं कहता हूँ राजस्थान इज एलर्जी, जयपुर इज एस्थमा, सीकर इज राइनाइटिस, झुंझुनू इज अर्टिकेरिया, सवाई माधोपुर इज कंजंक्टिवाइटिस। आ गई ना समझ में? बेटा अब सवाल उठता है कि ये जो चारों बीमारियां हैं, एस्थमा, राइनाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस एंड अर्टिकेरिया, ये सिस्टर डिजीजेज हैं। अब सिस्टर डिजीजेज में क्या होता है कि सिस्टर डिजीजेज हैं, ये तो है, देखो चमड़ी के ऊपर दाफड़ हो गए ना, अर्टिकेरिया, ये एस्थमा, ये लाल लाल आप देख रहे हो, ये कंजंक्टिवाइटिस, और ये जोरदार छींक ले रहे हैं, ये राइनाइटिस। अब एक घर में चार बहनें थी, नेहा, पारुल, सीमा, मेहल। तो माँ ने इन चारों का काम डिवाइड कर दिया। नेहा कुकिंग करती थी, पारुल क्लीनिंग करती थी, सीमा गार्डनिंग और मेहल शॉपिंग। कुछ समय बाद इनका काम बदल दिया। अरे, यही तो होता है कई बार, कई कई पेशेंट्स में। पहले अर्टिकेरिया था, और देखा कि 2-4 साल के बाद में वो एस्थमा बनने लग गया। और 3-4 साल निकले, साहब अब तो मेरे एस्मा तो बहुत ठीक हो गया, अब तो मेरे नाक पर प्रॉब्लम करता है साहब, इसको ठीक करके बताओ आप। तो अक्सर ऐसी बातें होती हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्यों एक व्यक्ति के एलर्जी एस्थमा होता है। यहाँ कुछ पिक्चर हैं, 3 पिक्चर, 1, 2, 3। टाइटल क्या दोगे इन तीनों का, सोचो। इसका टाइटल ये देंगे कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जीनेटिक ट्रांसमिशन होता है। जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी हेलो। पीढ़ी जाते हैं, और जो ये जाते हैं, ये जीनेटिक ट्रांसमिशन
इस बीमारी का भी होता है। अनफॉर्चुनेटली गुण ही नहीं जाते एक से दूसरी पीढ़ी में, अवगुण भी चले जाते हैं, और अस्थमा एक इसी प्रकार का अवगुण है। उदाहरण के लिए, ये एक भरा पूरा परिवार है और 10 बच्चे हैं। अब इनके आप देख रहे हैं सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, तो ये मुखिया के अस्थमा है। अब मुखिया के अस्थमा है, इसका मतलब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये 10 बच्चों के सबके अस्थमा होगा? हेलो। नहीं, दूस सबके अस्थमा नहीं होगा। इनमें अस्थमा की प्रवृत्ति अपन कह सकते हैं कि ये है, तो प्रवृत्ति जो मौजूद है ये 4 बच्चों में है, तो एलर्जी अस्थमा सिर्फ उन्हीं 4 बच्चों को होगा। लेकिन क्या इन चारों को होगा? नहीं। देखा ये गया है, जो अपने रिसर्च और अध्ययन ये कहते हैं, इनमें से 4 में से 2 के तो अस्थमा एलर्जी होगी, लेकिन 2 लोग 80-90 साल पूरा जीवन व्यतीत करके इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, उनके प्रवृत्ति होने के बाद भी तकलीफ नहीं होगी। आखिर सवाल उठता है, क्या चीज महत्वपूर्ण है जो कि प्रवृत्ति को अस्थमा में बदल देती है? और यही चीज है जहां हमें एक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अस्थमा की प्रवृत्ति बचपन में बच्चों में जाने को हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये प्रवृत्ति से अस्थमा बनने को हम रोक सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये एक डोगी है, और ये है टिंकू। इसको इस कुत्ते से बेहद लगाव है। और ये है टीनिया, इसको भी बहुत बेहद लगाव है। और ये है मिंकू, ये कुत्ते से डरती है। तो अब ये टिनी ये मिंकू और ये बच्चा है, इसके दोनों को एस्मा की प्रवृत्ति है, लेकिन ये टीनिया बच्ची के एस्मा की प्रवृत्ति नहीं है। तो ये कुत्ते के घनिष्ठ और लंबे संपर्क में रहेंगे, तो इस बच्चे के एस्मा की प्रवृत्ति होने के कारण इसको ये बीमारी हो जाएगी। लेकिन इसके नहीं होगी, क्योंकि इसके प्रवृत्ति मौजूद नहीं है। और इसके भी नहीं होगी, क्योंकि इसके प्रवृत्ति होने के बावजूद ये कुत्ते से दूर रहती है, तो घनिष्ठ और लंबा संपर्क ही हुआ। समझ में आया? अच्छा, नहीं आया? अरे यार, आपको तो ऐसा है, ट्रेडिशनल उदाहरण ही देना पड़ेगा। देखो, ये एक परिवार है, पुराना पुराना ट्रेडिशनल परिवार। ये सासू जी हैं, इनकी ये 3 बहू हैं। जो 1 नंबर की बहू हैं, ये सासू जी के साथ जयपुर में ही रहती हैं। इनका स्वभाव बड़ा नरम है, और सासू जी ट्रेडिशनल सासू जी की तरह बड़ी कड़क मिजाज की हैं। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बहू नरम स्वभाव की है। दूसरी बहू ये गर्म स्वभाव की है, लेकिन कानपुर में रहती है। तो इसके और सासू जी के बीच में झगड़ा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये मिलते ही इनके घनिष्ठ संपर्क ही नहीं हुआ। तीसरी बहू जयपुर में ही रहती है, और सासू जी के साथ ही रहती है, और सासू जी की तरह गर्म मिजाज की है। इसमें झगड़ा होगा या नहीं होगा? होगा, मेरे को आपकी आवाज सुनाई देगी। तो यही तो अस्थमा है भाई। अस्थमा की प्रवृत्ति मौजूद, वो वातावरण के विपरीत कारण के घनिष्ठ और लंबे संपर्क में जब रहते हैं, तो उसके अस्थमा की प्रवृत्ति जगकर अस्थमा का रूप धारण कर लेती है और तकलीफ हो जाती है। अब जैसे ये व्यक्ति है, इसके कमरे में इसने कूलर लगाया, और इतना सारा ये अखबार के कागज और ये सारे रख लिए। अब ये पानी इधर से जो हवा आई, नम हवा, वो इन अखबार के टुकड़ों के अंदर जाकर और जम जाती है। और डस्ट माइट जो सबसे प्रमुख कारण है अस्थमा का, वो इसमें ग्रो हो जाता है। इसका जब घनिष्ठ संपर्क इसमें होगा, और यदि इसके एलर्जी अस्थमा की प्रवृत्ति होगी, तो ये जग जाएगी और इसके रोग हो जाएगा। एक आपको टोनी का उदाहरण देता हूं। ये देखो, ये 2014 में बच्चा था, बड़ा होके ये 2024 में हो गया। इसके बचपन से अस्थमा रहता था। अब कैसे होता है अटैक? अब इसके बचपन में रहता था, लेकिन 12 साल के बाद में इसके अस्थमा नहीं हुआ।
एस्थमा नहीं हुआ। इसने कईयों को कहा अरे मेरे तो अब एस्थमा खत्म, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आई एम फर्स्ट क्लास। लेकिन आप समझिए इस बात को कि बंद बोतल में जिन के समान एस्थमा की प्रवृत्ति शरीर के अंदर मौजूद रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि विपरीत कारण का संपर्क नहीं हो। एक दिन ये जो थे, इन्होंने क्या किया कि कोई जुकाम लग रही थी और घर के अंदर बहुत पेंट हो रहा था, दीवार के ऊपर खुरच खुरच के वो काम कर रहे थे पेंटर। वहां ये पूरे दिन खड़े रहे तो उसके अंदर इनके ये ये इनके तकलीफ हो गई। और फिर जब तकलीफ हुई तो ये जग के इसने बंद बोतल में जो जिन था, वो जो ही ये इधर से डस्ट वाला ये यहाँ आया, इस डस्ट के कणों ने इस बोतल का ढक्कन खोल दिया और एस्थमा का जिन बाहर आ गया और फिर अटैक शुरू हो गया। और तो ये इम्पोर्टेंट है कि जिन चीजों के फैक्टर्स आपको कभी भी एस्थमा बढ़ाने के अंदर महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम टेकल करें या बच के रहें। अब एक अटैक कैसे आया? अब देखिए, ये 3 बजे की बात है। ये आराम से बिल्कुल नॉर्मल थे, कुछ नहीं था, नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे थे। और फिर इन्होंने ये डस्ट वाला काम किया। डस्ट का काम करते ही इनके 10 मिनट के अंदर अंदर एकदम नाक के अंदर, देख रहे हैं आपको, इचिंग हो गई, नाक से पानी आ गया, सांस की नली सिकुड़ गई और अटैक हो गया। इन्होंने एक गरम गरम चाय पी और इनका एस्थमा का अटैक रिलेटिवली ठीक हो गया। फिर शाम को इन्होंने गार्डनिंग करने चले गए। ये 6 बजे शाम को गार्डनिंग की और आराम से सो गए। सोए तो करीब 10-11 बजे सेकेंड अटैक आता है। तो आप जब भी कभी किसी फैक्टर के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे पुरानी धूल है, धुआं है, तो एक तो पहला अटैक आता है और एक 6-8 घंटे बाद सेकंड अटैक आता है। सेकंड अटैक बहुत सीवियर होता है। तो आप देखिए कि ये पूरी रात इनकी जगते सोते निकली। अब ये है कि आपको अब करें क्या? आपने पता लग गया एस्थमा है, अपन को पता लग गया सिम्टम्स ये हैं, अपने को पता लग गया तकलीफ ऐसे बढ़ती है। तो अब ये आता है कि क्या करें, स्ट्रेटेजी क्या करें यदि आप मेरे एस्थमा है तो। 2 स्ट्रेटेजी। नंबर 1, आप अपने शत्रु को पहचानो, जो ट्रिगर फैक्टर है उनको पहचानो। और नंबर 2, उनको एस्थमेटिक स्टाइल से परास्त करें। अब 2 तरह के ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, जो कि एक एलर्जिक, एक नॉन एलर्जिक। एलर्जिक फैक्टर तो कौन से हैं? जैसे पैड्स हैं, डस्ट है, पोलन है, ये सारे के सारे एलर्जी के माध्यम से एस्थमा का अटैक पैदा करते हैं। दूसरे एलर्जी नॉन एलर्जिक होते हैं, वो कौन से हैं? जैसे धुआं है, तेज खेलना है, ठंड है, वायरल इन्फेक्शन है, पेंट या स्प्रे है। तो ये सारे के सारे वो वाले होते हैं जो कि बिना एलर्जी के माध्यम से उसको करते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, कौन सा शत्रु ज्यादा खतरनाक होता है, अनजान या जाना पहचाना? क्या सोचते हो आप? देखिए, अनजान शत्रु जाने पहचाने शत्रु से कहीं अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि अनजान शत्रु को देखकर मन में भय और सिरहन पैदा होती है। अब शत्रु को पहचाना गया, शत्रु एक बार पहचाना गया तो लॉजिकल कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छा कोई बात नहीं है तो खतरनाक, लेकिन इसको हम परास्त कर लेंगे प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनाकर। और ये देखो, शत्रु परास्त। अब इसको देखकर मन में भय और सिरन पैदा नहीं होती। अब सवाल उठता है कि हम कैसे पहचाने अपने शत्रुओं को। इनको पहचानने के लिए एक तो आप अपने अनुभव से करें, अनुभव अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लें कि ये किन चीजों से अपन को तकलीफ होती है। तो
दूसरा, अपन एस्थमा को नाप सकते हैं पीक फ्लो मीटर की मदद से, और उसको नाप कर उससे हम कर सकते हैं कि अच्छा किन चीज़ों से आपको तकलीफ है। उदाहरण के लिए इन्होंने पीक फ्लो चार्ट बनाया, और चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर पीक फ्लो रीडिंग जब डाउन जाती है, जब डाउन जाती है तो यदि कॉमन फैक्टर है जब जाती है डाउन, तो हम उसको पहचान लेते हैं। उदाहरण के लिए इनका पीक फ्लो नॉर्मल 7 के करीब चल रहा था। एक दिन उन्होंने आइसक्रीम अचार स्वादिष्ट खाना खाया, पीक फ्लो नेक्स्ट डे 5.4 आ गया, घट गया, यानी तकलीफ बढ़ गई। आगे जाके एक बार और आइसक्रीम का सेवन किया तो ये फिर घट गया। तो ये दोनों की जो लिस्ट है, इनमें जो कॉमन फैक्टर आइसक्रीम है, तो ये पता लग गया हाँ भाई मेरे को आइसक्रीम से तकलीफ होती है। तीसरा है एलर्जी टेस्ट से। एलर्जी टेस्ट हम कर सकते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट से भी करते हैं और ब्लड से भी करते हैं। और एक आजकल बहुत ही नई मेथड आई है जो कि अस्थमा भवन में शायद आप में से कुछ ने करवाई होगी, जिसके अंदर मोलिकुलर चिप से करते हैं, जो कि जिसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है। तो हमने क्या जाना, 3 तरीके से हम ट्रिगर फैक्टर को पहचान सकते हैं। एक, अपने अनुभव के आधार पर लिस्ट बना लें कि हाँ भाई ये कितने आए। दूसरा, पीक फ्लो चार्टिंग के हिसाब से। और तीसरा, एलर्जी टेस्टिंग के अनुसार। अब अनुभव हमने देखा कि तो समझ में आया कि अच्छा मेरी नाक ऐसी कब होती थी, जब भाई ये इन फैक्टर के संपर्क में आते थे। कभी धूल में जाते थे, कभी पैट के संपर्क में आते थे, कोई पुरानी धूल भरी चीजें देखते थे, कॉकरोच से। अब ऐसे माहौल में करें तो करें क्या। एक तरीका तो ये है कि हम सारे वातावरण को कंट्रोल कर लें। जहाँ घर में एसी कर लें, गाड़ी में एसी कर लें, और तो और खेल के स्थान में भी कोई छोटा मोटा एसी लगा लें। जची क्या ये बात। यानी उसको हर चीज जो वो एस्मा का पेशेंट कहे उसको नो नो कहते चलें, तो वो अपने आप ही हो जाएगा। और उसको वो वो एक पैरों में बेड़ियां डालें और पटक दें। जची ये बात नहीं ना। यस। तो कोई तरीका ऐसा हो कि एस्मा होने के बावजूद वह व्यक्ति और बच्चा अपने जीवन के सर्वोत्तम क्षण जी सके, और सफलता के उस शिखर पे पहुंच सके जहां उसको एस्मा नहीं होता तो पहुंच जाते। ये चीज आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये संभव नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल संभव है, ये पॉसिबल है। कैसे? उसके लिए आपको बनना पड़ेगा इस योद्धा की तरह। देखिए, इस योद्धा को के ऊपर नाना प्रकार के सर्पों ने हमला कर दिया, पर इसको पता है कि ये जो सामने सर्प आ रहा है ये ज्यादा विषैला है, तो तलवार से इसको मैं खत्म कर दूं। ये पैर के चारों तरफ लिपटने वाला सर्प है, ये विषैला नहीं, इसको बाद में निपट लेंगे। तो यही स्टाइल ऑफ डीलिंग द ट्रिगर फैक्टर्स, ये ये स्टाइल है, यही सबसे महत्वपूर्ण स्टाइल है जो कि आपके इसको आपको बचा सकती है। और आप अपने एस्थमा की जो कारक हैं, जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, उनको एस्थमेटिक स्टाइल से निपट सकते हैं और सुखद और सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अब बहुत कॉमन सवाल आता है, दही कैसे खाएं, दही खाएं या नहीं खाएं। देखिए, दही खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। लेकिन दही तकलीफ हो तो नहीं खाना चाहिए। अब तकलीफ नहीं है तो कैसे खाना चाहिए? तकलीफ नहीं है तो एस्थमेटिक स्टाइल से खाएं। कैसे? सुबह जमाएं, दोपहर को खाएं। यानी सेम डे जमाया, सेम डे खाया, उसका ये पानी निकाल दें। तीसरा, आप उसमें शुगर मिला सकते हो। चौथा, दही खाने के बाद में एक लौंग चूस लें, और लौंग चूस के हम उसको 10 मिनट तक मुंह में रखें, उसके बाद में फिर उसको फेंक दें। आइसक्रीम के बारे में आपका क्या विचार है? आइसक्रीम खानी चाहिए?
यस, जरूर खानी चाहिए, पर तकलीफ के टाइम नहीं खानी चाहिए। और इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 0 डिग्री का पानी ज्यादा ठंडा होता है, 0 डिग्री की बर्फ? 0 डिग्री की बर्फ 0 डिग्री के पानी से बहुत ज्यादा ठंडी होती है, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट जुड़ जाती है। तो इसलिए अपन को आइसक्रीम को हाफ मेल्टेड खाएं और स्लोली खाएं, कंपटीशन में नहीं खाएं। और उसके बाद में एक लौंग ले लें। एक मेरा सवाल है आपसे कि क्या जिस कारक को हमने पकड़ लिया, उस कारक हर बार हमेशा ही तकलीफ करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो करता है। ये देखिए, जब आप नॉर्मल होते हैं तो कुछ ही कारक होते हैं जो आपको तकलीफ करते हैं, जैसे पुरानी धूल, गले में इंफेक्शन, पेंट एंड पोलन। यदि थोड़ी सी तकलीफ है तो आपको धुआं, विशेष तौर से किचन का धुआं, और मौसम बदलने के साथ तकलीफ होती है। उससे थोड़ा ज्यादा तेज तकलीफ है तो ठंडी हवा, आइसक्रीम, दही और एक्सरसाइज करने से हो जाती है। और यदि सीवियर तकलीफ है तो ये इवन हंसी के साथ भी अस्थमा बढ़ जाता है। वो आपने सुना है, हाँ, हंसी में खांसी हो गई। हाँ, 5 दोस्त आए, उनके साथ गप शप चलने लगी, हंसी के दौर लगने लगे पुरानी बातों को याद करके, और उसके बाद में हंसते हंसते खांसी शुरू हो जाती है। उदाहरण जैसे इस तरह से। तो ये ये आपका, यदि ज्यादा कारणों से आपको तकलीफ हो रही हो तो समझिए आपका अस्थमा अनकंट्रोल्ड है। अब मित्रों, अस्थमा के बावजूद, अस्थमा होने पर 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। कुछ लोग, बहुत से लोग बार बार ठीक और बार बार बीमार, इस अस्थमा एलर्जी के चक्रव्यूह में फंसकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपना जीवन स्पॉइल कर लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अस्थमा के बावजूद उस सफलता के शिखर को छुआ जो कि बिना अस्थमा के भी वो करते। और कुछ ने, कुछ बिरले ऐसे भी हुए जिन्होंने कि अस्थमा को अपनी सफलता के अंदर यूज किया। अब देखिए, ये वो लोग हैं, ये महान लोग हैं, जेकी जायनर करसी, जिन्होंने ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते तेज अस्थमा के बावजूद। हमारे देश की पीटी उषा अस्थमा के बावजूद बेस्ट एथलीट बनी। प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, अनंत अंबानी, यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, एलियस जेम्स, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर, और अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। तो आप देखें कि वो हस्तियां, ये सारा, ये सफल लोग वो हैं जिन्होंने अस्थमा के बावजूद जीवन की उच्चतम स्तर पर सफलता हासिल की। तो आप भी कर सकते हैं। और तीसरी प्रतिभा के धनी वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में अपनी सफलता के अंदर अस्थमा को यूज किया। आप जानते हैं ये कौन है? इनको नहीं जानते, लेकिन आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं, गले में स्टेथ पड़ा हुआ देख के फट से पहचान जाते हैं, हाँ भाई ये डॉक्टर है। ये स्टेथोस्कोप के आविष्कारक लेनेक हैं, जिनके सांस में तेज सुसु की आवाज को सुनने के लिए उस जमाने में इंस्ट्रूमेंट आविष्कार किया जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। इन्होंने यूज किया। एक बहुत ही जबरदस्त गायक कलाकार हैं इंटरनेशनल, पिंक। उनके बड़े सीवियर एस्थमा थे, कई बार आईसीयू में एडमिट होती थी। उनको सिंगर बनने की इच्छा थी, लेकिन सिंगर के अंदर तो बहुत कला चाहिए, बहुत सांस चाहिए। तो इन्होंने एक नई टेक्निक इजाद की। उन्होंने लंग्स के बजाय पेट से सांस लेकर और गाना शुरू किया, और वो स्टाइल लोगों को बहुत भाई। इन्होंने अस्थमा में यूज किया।
एस्थमा को यूज किया अपनी सफलता में। मित्रों, मैं इस प्रेजेंटेशन के अंत में आप सभी से आह्वान करूंगा कि आप यूज कीजिए एस्थमा को, या एस्थमा के बावजूद सफल होइए, सेकंड या थर्ड कैटेगरी के बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ने जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसके ऊपर जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को लेंगे। हाँ, अब ये प्रश्नों को हम लेंगे एक एक करके। आपका बहुत ही जबरदस्त रहा था जो उसमें प्रश्न पूछने की रेस्पॉन्स, और आगे आने वाले टाइम में हम इन प्रश्नों के आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर 10-10 क्वेश्चन करके जवाब भी भेजेंगे, जिससे कि आप उस चीज को समझ सकें। एक सवाल आया था कि क्या डकार का एस्थमा से कोई संबंध है? यस, डकार का एस्थमा से संबंध है, क्योंकि यदि डकार आती है तो एस्थमा बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। इसको कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो गर्ड की ये डिजीज होती है जिसमें कि ये रहता है। तो डकार आए तो उसको अपन को इलाज करना चाहिए। और बेस्ट इलाज क्या है? डकार यूजुअली तब आती है जब ओवर ईटिंग होती है। तो हमें हमारी स्टाइल को ऐसा करें, अपने भोजन की हैबिट को, कि ये चीज हम नहीं लें। कम खाएं, खाना कम खाएं, लेट नाइट नहीं खाएं। 5 या 6 बजे तक हम भोजन कर लें, कम से कम सोने से 3 घंटे पहले हम भोजन कर लेंगे तो डकार आने की समस्या कम होगी। 6 महीने से दवा ले रहा हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्या करें? तो देखिए, 6 महीने एस्थमा के इलाज के अंदर जो हमारी ये रहती है कि भाई एक तो जो लक्षण है उसके अंदर फायदा है, तो स्टार्ट करते हैं दवा, वो कम डोज से शुरू करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कम डोज से पर्याप्त फायदा नहीं आता। पर्याप्त फायदा नहीं आता तो वो हम बंद कर देते हैं या वो दूसरी पैथी पे स्विच कर लेते हैं। ऐसा नहीं करके आप करीब 2-3 बार आप दिखाएंगे तो आप क्या वो सेट हो जाएगी डोज, और आप पहचान पाएंगे इनको। दूसरी एक बड़ी बात और है, फायदा नहीं आने का हमने ये पाया कि करीब 50% लोग जिनको फायदा नहीं आता, उसका कारण होता है जो इनहेलर है उसकी लेने का तरीका गलत होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सही तरीका दिखाता हूं। सही तरीका क्या है इनहेलर लेने को? पहले फेफड़े खाली करें, फिर अंदर भरें, फिर 10 सेकंड तक रोकें, और फिर तुरंत कुरला करें। जैसे खाली, खींचो, रोको। तो ये 10 में से 10 नंबर मिले। अब यदि आपने इसमें से 5 नंबर ही आए, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो 10 रुपए की दवा खरीदी वो 5 रुपए की तो अंदर जाके गुण किया, और बाकी 5 रुपए की बाहर चली गई। तो यदि फायदा नहीं आए तो पहली चीज ये देखें कि आप क्या इनहेलर सही प्रकार से ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि कोई अपना कारक का संपर्क तो नहीं है। कारक का संपर्क तो नहीं है। कारक का संपर्क, अब जैसे एक हमारे पेशेंट थे, उन्होंने क्या किया कि उनका अस्थमा ठीक ही नहीं हो रहा था। तो काफी खोजबीज करने के बाद उनसे पूछा कि आप अपने घर में पेट रखते हो क्या? हाँ बोले, साहब वो कुत्ता है ना हमारे, वो
उसने नाम बोला, क्या नाम था, पहले तो मैं समझा नहीं, मैंने कहा भी छोटा भाई होगा, लेकिन वो टोनी या पता नहीं क्या नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो कि हाँ हाँ साहब वो है हमारे, तो है ना, तो मैंने कहा भाई भैया है क्या वो? बोले नहीं नहीं साहब, हमारे जो पप्पी है ना उसका नाम है। अरे मैंने कहा उसको आप साथ रखते हो? अरे साहब वो तो बेडरूम में भी रहता है साथ। ओ तो वो एकदम ये करके, तो उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है ना, तो उन्होंने त्यागा, त्यागा और उनका अनकंट्रोल्ड एस्मा ठीक हो गया। तो दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा है वो ये कि आप अपना वो कारणों को ढूंढो कि कोई न कोई कारण ऐसा है जो मेरे एस्मा को बढ़ा रहा है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से। तीसरी चीज और है कि आप ये इमीडिएट एक्सपेक्ट मत करो कि भाई वो तुरंत फायदा आ जाएगा, कुछ समय बाद दवाइयों का ऑप्टिमल फायदा आता है। अब जैसे तीसरा सवाल है, एस्थमा की दवा अब भी लेनी चाहिए क्या अगर कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही? मेरा सवाल आपसे ये है, जिनके ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, कि आपको कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही, तो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दवा बंद करनी चाहिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो होता है लक्षण और दूसरी होती है बीमारी। तो लक्षण तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अंदर बीमारी की प्रवृत्ति है वो चलती रहती है। इसलिए ये दवा बंद करने का काम हमेशा डॉक्टर की सलाह से करें। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड ही थे वो, और वो पेशेंट भी थे। वो उनको एस्थमा के लिए मैं लिखा था 2 महीने के लिए, फिर आए वो 5-6 महीने बाद। तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ? अरे साहब इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे हेलो करते चलें। तो मैंने कहा क्या तबीयत कैसी चल रही है? बोले साहब वो तबीयत ऐसा है कि अब कुछ तकलीफ तो है नहीं, और मैंने 15 दिन पहले बंद कर दी, पर मैंने सोचा आपसे बात भी करता चलूं। मैंने कहा यार बंद नहीं करनी थी, इसको अपन कम करके और करना चाहिए। उनसे मैंने एक ही सवाल पूछा, आप पहली मंजिल पे हो तो नीचे कूद के आना चाहोगे या सीढ़ियों से आना चाहोगे? तो कूद के आएंगे तो तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन सीढ़ियों से आए लेकिन चोट लग जाएगी। सीढ़ियों से आएंगे तो सेफली आ जाएंगे। ऐसे ही जो दवा लेते हैं उसको हम धीरे धीरे कम करते हैं और फिर उसको बंद करेंगे, तो वो सेफली बंद कर देंगे, नहीं कि फर्स्ट मंजिल से नीचे आएंगे तो अपने को चोट लग जाए। क्या एस्थमा का पंप जीवन भर लेना पड़ेगा? ऐसा है कि जरूरी नहीं जीवन भर लेना पड़े। जिनके बहुत तेज एस्थमा है हो सकता है उनको जीवन भर लेना पड़े, लेकिन जिनके माइल्ड एस्थमा है उनके अंदर अब पहले दवा से कंट्रोल करते हैं, फिर बीमारी कंट्रोल होगी तो डोज इतनी कम हो जाती है कि भाई वो जब तकलीफ हो तो वो लें। क्या एलर्जी का इलाज केवल दवाओं से ही संभव है? योग व्यायाम से फायदा नहीं होता? देखिए, दवाओं से कंट्रोल होती है बीमारी, योग व्यायाम और एक्सरसाइज बहुत लाभदायक है, लेकिन ये दवा और योग व्यायाम ये मिलकर 1 और 1 11 के समान फायदा पहुंचाते हैं। तो ये दो, ये भी करें और दवा भी बराबर लें। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एड ऑन है। दवा लेने के बाद कुछ समय तक ठीक रहता हूं, लेकिन फिर समस्या लौट आती है। अब होता क्या है कि अपने इलाज में दो इच्छा होती है, एक तो कंट्रोल हो जाए बीमारी, और दूसरा ये बार बार नहीं हो। तो कंट्रोल करना दवा का काम है। तो यदि कंट्रोल करने के रास्ते में आपने अब्रप्टली बंद कर दिया तो निश्चित मानिए कि वो बीमारी वापस आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उसको हम तरीके से करें, उस तरह से आगे करना चाहिए। खाना खाने के बाद खांसी, सांस की तकलीफ और सीने में भारीपन क्यों होता है? खाना खाते हैं उस टाइम हम भोजन लेते हैं तो हमारे पेट में मान लिया आधा किलो या 1 किलो जाता है। तो जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग लेते हैं
तो वो आराम से एडजस्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिन लोगों को तेज अस्थमा का प्रॉब्लम है उनको तकलीफ होने लग जाती है। तो ये जैसे कि आपको इस तरह के लक्षण खाने के बाद हो तो इसका मतलब आपके तेज अस्थमा है। तो अगली बार आए तो ये चीज जरूर बताएं जिससे उसको अपन निराकरण कर सकें। रात को सांस लेने में तकलीफ होती है, विशेषकर मिठाई खाने के बाद। तो देखिए, अस्थमा प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जो दिन में कुकर्म करते हैं उसका फल रात को मिलता है। तो यदि मान लिया आपने दिन के अंदर कोई भी चीज की तो रात को बढ़ती है। इसलिए ऐसी चीज जो आपके अस्थमा को बढ़ाए डिनर के टाइम नहीं लेनी चाहिए। जैसे इनको मिठाई से तकलीफ है तो इनको मिठाई पहली चीज तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये कहें नहीं हम तो लेंगे, तो इनको लंच में लेनी चाहिए। पर यदि ये जिद करेंगे नहीं जी हम तो डिनर में ही लेंगे, तो एस्थमेटिक स्टाइल ये है कि आप पहले दवा लें फिर मिठाई खाएं और मस्त होके सो जाएं। छाती में दर्द होता है खासकर चलते समय या ठंडा खाने के बाद। चलने से एक्सर्शन होता है। तो जिन लोगों के सीवियर एस्थमा है वो जब चलते हैं तो या ठंडा खाते हैं क्योंकि ठंड से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब आपका एस्थमा अनकंट्रोल्ड है, सीवियर है। तो आपकी दवा को और ज्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट करने की जरूरत है। बार बार सूखी खांसी, बलगम, पसलियों में दर्द और गले में खरांश रहती है। तो जो ये वाले जो लक्षण बताए हैं, क्या बार बार सूखी खांसी, बलगम, पसलियों में दर्द, गले में खरांश, ये लक्षण अक्सर साइनोसाइटिस के होते हैं। नाक के बगल में दो साइनस होते हैं, इनमें कई बार इन्फेक्शन आ जाता है और ये इन्फेक्शन बड़े डिफिकल्ट तरीके से ठीक हो, बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। तो ये चीज जब आए तो फिर इस चीज की अपन चर्चा करेंगे। गले में कफ की छोटी छोटी गांठें आती हैं और गला भारी रहता है। ये गले के अंदर गांठें, क्योंकि एस्थमा का करेक्टरिस्टिक एक लक्षण ये है कि धागे नुमा बलगम आता है। तो ये इसी की वजह से होता है। मुंह में बहुत ज्यादा थूक बनता है और करीब 100 बार थूकना पड़ता है। ये लक्षण यूजुअली एसिडिटी के अंदर या साइनोसाइटिस के अंदर या मुंह की एलर्जी हो, तो इन तीन कंडीशन में ही हो सकता है। तो अगली बार अपन इन तीन कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे। थोड़ा चलने या काम करने पर सांस फूलने लगती है और थकान हो जाती है। एस्थमा जो कंट्रोल्ड है उसमें ये नहीं होना चाहिए। वो आप देखा कि ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जो अच्छे धावक हैं वो सारे एस्थमा के बावजूद उस सफलता पे पहुंचे हैं। तो यदि थोड़ा चलने पे सांस फूले इसका मतलब ये माने कि आपका एस्थमा अनकंट्रोल्ड है, तो इसको कंट्रोल की जरूरत है। नाक बंद हो जाती है, छींकें आती हैं और सीने में जकड़न होती है। ये एलर्जिक राइनाइटिस किसको कहते हैं? नाक की एलर्जी को। तो नाक की एलर्जी का ये एक प्रमुख लक्षण है। और गले की खारिश रात को ज्यादा होती है क्योंकि एस्थमा रात के अंदर बढ़ता है। प्रवृत्ति ऐसी है कि रात के अंदर ये बढ़ता है, तो इसलिए ये चीज होती है। गले में अक्सर छाले हो जाते हैं। गले में छाले, एक बात ध्यान रखिए कि यदि आप इनहेलर ले रहे हैं और इनहेलर के बाद में यदि कुरला नहीं कर रहे तो उसके अंदर गले में छाले और सफेद सफेद फंगस के प्लेग हो सकते हैं, आशंका रहती है। तो हमेशा याद रखें कि जैसे ही इनहेलर लें तुरंत आप गिलास पानी का वहीं बढ़ा रहे और उसी टाइम इसको कुरला कर लें। सुबह सुबह नाक बहती है, जुकाम जैसा लगता है। ये एलर्जिक राइनाइटिस की प्रवृत्ति है कि अर्ली मॉर्निंग के अंदर होता है। तो अर्ली मॉर्निंग में यदि आप कोई व्यायाम करने लग जाएं उस पीरियड में जब ये नाक की प्रॉब्लम होती है, उस टाइम यदि व्यायाम
कर लेंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। अब एक सवाल उठता है, साहब व्यायाम कैसे करें? मैं तो दौड़ लगाता हूँ, मेरे तो तेज सांस उठने लग जाता है। अरे भाई, एस्थमेटिक स्टाइल से करें। एस्थमेटिक स्टाइल क्या है? व्यायाम दौड़ लगाने की, दौड़ लगाने की पहले वार्म अप पीरियड, यानी 5 मिनट तक तेज गति से चलें, दौड़े नहीं। जब शरीर थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर दौड़ें, और तेज दौड़ें, फिर कुछ नहीं होगा। और फिर जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो आप फिर कूल डाउन पीरियड, फिर धीरे धीरे उसको कम कीजिए। धूल से यात्रा के दौरान जुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं। यात्रा के दौरान जो एक सबसे बड़ा दोस्त जो हमेशा एस्थमेटिक पेशेंट को रखना चाहिए, वो क्या है? वो है वो है वो है मैं दिखाई देता हूं आपको। वो है ये रुमाल। ये हमेशा जेब में रहना चाहिए। जैसे ही यात्रा हो या कहीं भी हम जा रहे हैं और अचानक धुआं आ गया, धूल आ गई, तो आप 10 सेकंड के लिए सांस रोकिए और खट से इसको लगा दीजिए, यूं लगा दीजिए। तो हर एस्थमेटिक पेशेंट का ये सबसे बड़ा मित्र है। इसको आप रुमाल को अवश्य रखें अपने पास और इसको इस्तेमाल करें। गले में दर्द, खांसी के साथ नाक से पानी, ये एलर्जिक राइनाइटिस ही है। 5 साल के बच्चे को 1.5 साल की उम्र से अस्थमा है, रात में सांस रुक जाती है, इलाज बताएं। इसका रात में क्योंकि अस्थमा बढ़ता है तो ये तकलीफ है, तो दवा रेगुलर दें। कई बार भ्रांति होती है, अरे साहब 5 साल का बच्चा है, इसी को अभी से ही इनहेलर दे दोगे क्या? ऐसा है, इनहेलर लेना सबसे सेफ दवा है। क्योंकि यदि इनहेलर नहीं देंगे तो मुंह से पीने की दवा या गोली देंगे। अब एक गोली जो साल्ब्यूटामोल या एस्थेलिन की आती है, वो 4 मिलीग्राम की है। अब हमने उसको ली तो बॉडी में कितना मिलीग्राम गया? 4 मिलीग्राम। और वही इनहेलर हम लें तो वो 100 माइक्रोग्राम जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि हम इनहेलर के द्वारा यदि हम 4 मिलीग्राम डोज साल्ब्यूटामोल बॉडी में पहुंचाएं तो 40 पफ लेने पड़ेंगे। तो अब देखिए, गोली या सिरप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है बनिस्पत इनहेलर के। 11 साल की पोती को 2 साल से सूखी खांसी है। इलाज से कुछ तो फायदा है, पर बार बार जुकाम और खांसी हो जाती है। तो ये बार बार जुकाम कई बार वायरल इन्फेक्शन से हो जाती है। तो सीजन के अंदर हम सीजन को पहचान के इसमें फ्लू का आजकल वैक्सीन है जो कि हम दे देते हैं एस्थमा के पेशेंट को, तो बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। 15 साल के बेटे को नाक बार बार बंद हो जाती है, खासकर रात को। यदि बार बार नाक बंद होती है तो एलर्जिक राइनाइटिस तो है ही, लेकिन इसके साथ में हो सकता है कि साथ में साइनोसाइटिस हो। तो अगली बार आएंगे तो हो सकता है हम आपके नाक का सीटी स्कैन करवाएं। दिसंबर से बेटे को अस्थमा पंप दे रहे हैं, पर कोई खास आराम नहीं है। क्या हमेशा पंप लेना पड़ेगा? एक चीज आपको और बात करूं। देखो ऐसा है, दवा कोई भी लें उसको प्रेम से लें, घृणा से नहीं। अब जैसे यहाँ बहन जी ने बताया कि वो बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन ये क्या आफत जाएगी, कब जाएगा? अरे भाई, वो आपको आराम दे रही है तो कम से कम इनहेलर स्नेह से लो ना। यदि हम यूं फ्राउनिंग करके लेंगे तो दवा का आधा गुण ही मिलेगा, पूरा फायदा भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें पूरा फायदा लेना है तो उसको प्रेम से लें। और जो नहीं फायदा आया तो उसके लिए ढूंढें। नंबर 1, क्या अपन ने सीखा था कि पंप लेने का तरीका तो सही है क्या? नंबर 2, ट्रिगर फैक्टर तो नहीं है। जैसे उस टाइम में वो ट्रिगर फैक्टर थे, तो वो वो ट्रिगर फैक्टर थे, तो उसकी वजह से फिर हम उसको कर पाते थे। तो ट्रिगर जैसे वो कुत्ते का जो बच्चा था, वो ट्रिगर फैक्टर पहचाना। तो सोचिए आपके
उसमें तो कोई ऐसा ट्रिगर फैक्टर नहीं है। एक पेशेंट था हमारा, उसके ऐसे ही था कि एस्मा साहब ठीक नहीं हो रहा, क्या करें, खांसी आ रही है, सारी दवा भी दे दी। तो पता है क्या लगा, उनके घर की किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं था। और एग्जॉस्ट फैन नहीं था तो जब भी छोंक लगाते या पूड़ी का काम होता, तलने का काम होता, उस दिन उसको तकलीफ हो जाती, उसकी मम्मी को भी और उसको भी। तो ये ये चीज अपन को देखनी चाहिए कि हमारे घर में, हमारी दिनचर्या में कोई ऐसा ट्रिगर फैक्टर तो नहीं है। गेहूं जौ से एलर्जी है, कौन सा अनाज खाएं? यदि इसमें है तो हम बाजरा खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, ये चीजें हैं। कुछ पेशेंट्स ने कहा अब कोई तकलीफ नहीं है, दवा छोड़ने की सोच रहे हैं। तो ऐसा है, दवा छोड़ने के लिए अपने प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग करेंगे तो उससे ज्यादा अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। एक ने बताया कि उन्हें अस्थमा भवन से इलाज से राहत नहीं मिली, लेकिन किसी वैद्य जी से इलाज से फायदा हुआ। देखिए, ऐसा है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और इसके अंदर हमने काफ़ी रिसर्च की है। एक बार जैसे हमारे उसने आज से कोई 25-30 साल पहले की बात है, एक बार बताया कि साहब वो वहाँ पे हैदराबाद में मछली होती है, उस मछली से रामबाण है एकदम खत्म हो जाता है। तो हमने यहाँ से टीम भेजी, उन्होंने करीब 250 लोगों का इंटरव्यू लिया। तो उसमें क्या पाया कि उनमें से काफी लोगों को रिलीफ हुई, लेकिन जड़ से खत्म किसी को नहीं हुआ, जड़ से खत्म किसी को नहीं हुआ। तो ये जो जड़ से खत्म की बात है, वो प्रवृत्ति को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, ये जेनेटिक है। पर रोग के लक्षणों को जड़ से खत्म कर सकते हैं यदि हम प्रॉपर लाइफ स्टाइल के साथ के अंदर प्रॉपर दवा का कॉम्बिनेशन लेकर, और खुद स्वयं अपने आप को एक तरह से डॉक्टर के रूप में ढालें। और इसकी पहली स्टेप है कि ज्ञान बढ़ाएं, अपनी बीमारी को जानें, ज्ञान बढ़ाएं। ये संतोष कुमार बघेल एंड राजेंद्र सोनी जी कहते हैं कि सोचते ही बात नाक से बहता है, क्या ये एलर्जी है? हाँ, ये राइनाइटिस है। ये यानी नाक की एलर्जी हमेशा बंद रहती है और बढ़ती, बहती भी है। क्या साइनस की जांच? ये चांस हो सकते हैं, उसके अंदर अपन को देखना चाहिए। बैठा रहता है, जो खांसी होती है, दवा से आराम मिलता है, समय बाद फिर वो समस्या हो जाती है। क्या ये अस्थमा की एलर्जी है? शर्मा, किशन, मीना, इनका सवाल है। तो गला, ये पूरा का पूरा ट्रैक है, नाक, गला पड़ता है, और इन तीनों में एलर्जी का जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से ये तकलीफ होती है। तो यदि मान लिया आप धूल के संपर्क में होंगे, तो धूल सिर्फ लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगी, वो नाक के अंदर भी उत्पात मचाएगी, गले में भी उत्पात मचाएगी, और लंग्स में भी उत्पात मचाएगी। तो इसी तरह से हमें टेकल करना है। महीने में 2-3 बार गला बैठ जाता है, जबकि नियमित फोराकोट 400 ले रही हूँ। डॉक्टर विजय शर्मा। ये इसमें एक तो बहन जी आप ये देखो कि आप गरारे कर रहे हो या नहीं। गरारे करना बहुत जरूरी है इनहेलर लेने के बाद। दूसरी चीज, यदि इसके बावजूद भी ये है तो हम आपकी स्पायरोमेट्री कराएंगे कि कहीं गले के साथ एस्थमा भी तो आपका नहीं बढ़ रहा, और उसी के अनुसार इसको हम देखेंगे।
लाला राम जी कहते हैं कि कोई काम करते ही सांस फूलने लगती है। ये लक्षण ये शो करता है कि आपका एस्थमा अनकंट्रोल्ड है, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। वही बात, पहले इनहेलर का तरीका देखें, दूसरा उन कारणों को पहचाने जिन कारणों से तकलीफ बढ़ती है। अब मैं आपको बताऊं कि एक, ये इनिशियल डेज की बात है, कोई 85 86 के आसपास की। तो एक आईएएस ऑफिसर ही थे, उनकी वाइफ को एस्थमा हुआ। वो गए, उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया, वाइफ यहाँ रहती थी। लेकिन संयोग की बात ये देखिए कि वो जब आते थे जयपुर तो उनको एस्थमा हो जाता था। तो ये उनको, साहब को एस्थमा हो जाता था। तो वो बोले अरे यार देखो डॉक्टर साहब क्या करें, ये तो जयपुर से ही एलर्जी हो गई। एक बार क्या हुआ कि उनकी वाइफ मायके अजमेर चली गई और वो बच्चों के पास आके जयपुर रहे। उस बार उनको एस्थमा नहीं हुआ। ओहो, अब तो पूरा का पूरा शक वाइफ के ऊपर गया। फिर वाइफ जैसे ही आई, फिर वो एस्थमा हो गया। अब क्या करें, बड़े बोले, बड़े मायूस से एक बार बोले क्या साहब डिवोर्स के अलावा कोई तरीका नहीं है क्या? तो पता है क्या निकला? उनका ढूंढा, तो ढूंढने पे ये निकला कि साहब का जब ट्रांसफर हुआ तो उन दिनों के अंदर इंपोर्टेड सेंट की बोतल गिफ्ट की। उस 85 86 में इंपोर्टेड सेंट की बोतल बहुत वैल्यूएबल होती थी, और बहन जी वो लगाती थी सेंट। तो साहब जब आते थे उस सेंट से एलर्जी थी, उसी टाइम अटैक हो जाता था। उन्होंने वो सेंट की बोतल फेंकी और साहब उसका एस्मा ठीक हो गया। अरे साहब परिवार बच गया, आप तो हंस रहे हो तो भी। रोज सांस में दिक्कत होती है, दवा लेने पे आराम पड़ता है, इसका मतलब ये है कि दवा हमें टाइम पर लेनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल है, हेलमेट एक्सीडेंट से पहले पहनना चाहिए या बाद में? अरे भाई हेलमेट तो पहले पहनेंगे तभी तो होगा। तो दवा अटैक से पहले लें, होने के बाद क्यों लें? सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। 8 साल का बेटा है, पहले जांच कराई थी, आराम नहीं मिला। पार्वती देवी, रेणुका राठौड़। तो इसके अंदर क्या है कि एक ये मानसिक स्थिति सोच के आए कि एक लंबा संघर्ष है एस्थमा एलर्जी का। ये एक कोर्स ले लेंगे और ठीक हो जाएंगे, ये सोच के नहीं आए। और ये भी सोच के नहीं आए कि दवाई लिए ठीक हो जाएंगे। आपको खुद को अपना डॉक्टर बनना है। आप यदि डॉक्टर बन के बीमारी को सीख के, उसके कारणों को पकड़ के, उनका एस्थमेटिक स्टाइल से रिएक्शन करेंगे, वो सबसे अच्छी चीज होगी। एक सवाल था, गर्मी में गर्म लौंग जैसी चीज लें क्या? ठंडी खट्टी चिकनी चीज लेने के बाद हम आपको बताते हैं कि मुंह में लौंग रख लीजिए, लेकिन कितने समय? सिर्फ 10 मिनट। तो 10 मिनट लौंग रखने से कोई गर्मी या ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। एक सवाल था, ठंडाई ले सकते हैं क्या? आपकी यदि तबीयत ठीक है तो बिल्कुल ठंडाई एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंधी में क्या करें? आंधी में जो मैंने आपको बताया, रुमाल लगाइए या उसको आप ढक के रखें। आपके पास माइक्रो है क्या? हाथ खड़ा करें आप। जिनके घर में माइक्रोवेव है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, ठीक है। तो कुछ के है, तो देखिए माइक्रोवेव, एक ने पूछा कि माइक्रोवेव के बारे में सुना है कि साहब ये हार्मफुल है। माइक्रोवेव हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, यदि हम इसको सही ढंग से इस्तेमाल करें। तो कैसे इस्तेमाल करें? माइक्रोवेव के अंदर नंबर 1 ये बात है, अत्यधिक गर्म नहीं करें, बहुत तेज गर्म नहीं करें, वार्म के लिए ज्यादा काम में लें। नंबर 2, प्लास्टिक का कोई भी चीज,
प्लास्टिक की कोई भी चीज माइक्रो में रख के गर्म नहीं करें, क्योंकि उससे हार्मफुल चीजें आती हैं। तो यदि ग्लास वेयर के साथ यूज लेते हैं, गेट अच्छी तरह से बंद रहता है, तो माइक्रोवेव इज यूजफुल नॉट हार्मफुल। मेरा बेटा 10 साल का है। गर्मी के मौसम में ज्यादा खसखस होती है, गोविंद जी पूछते हैं। तो ऐसा है कि गर्मी के मौसम के अंदर यदि कोई विशेष परागकण है, जैसे अपने जयपुर के अंदर होलोप्टेलिया प्लांट है, जो कि मार्च अप्रैल के अंदर बहुत ज्यादा करता है, और अप्रैल के अंदर विशेष तौर से, क्योंकि गेहूं निकलते हैं, तो गेहूं की ट्रोली जाती है, थ्रेशर में कटते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, तो उसकी वजह से, उस डस्ट की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसे स्थान को बदलना ही ऐसी चीज में रहती है उपाय। बारिश के मौसम में अस्थमा बढ़ जाता है, क्या करें? प्रेरणा सराफ, कौशल शर्मा, हेमंत एंड रमन। बारिश के मौसम के अंदर एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये, बारिश में भीगे नहीं। अब तो क्या करें? बेस्ट तो है बाहर नहीं जाएं, पर आपको नहीं साहब जाएंगे, तो एस्थमेटिक स्टाइल क्या है? एस्थमेटिक स्टाइल ये है कि आप अपना छाता लेके बारिश के दिनों में जाएं, तो एस्थमेटिक पेशेंट को अपना छाता या अपना रेन कोट पास में रखना चाहिए। ये कहें कि साहब रेन कोट भी नहीं रखेंगे, छाता भी नहीं रखेंगे, तो यदि भीग जाएं तो आप जल्दी से जल्दी सुखा लें। सबसे पहले मोजे गीले हो गए तो वो उतार दें, बालों को अच्छी तरह से सुखा लें, और गर्मा गर्म 1 कप चाय का पी लें, तो फिर आप तकलीफ से बच सकते हैं। मेरी बेटी को पिछले 5-6 सालों से अस्थमा राइनाइटिस है। कब तक दवा पे निर्भर रहना पड़ेगा? क्या इसका स्थायी इलाज है? वो जो अपन बात कर रहे हैं कि अपनी दो इच्छा होती है अस्थमा के इलाज में, एक तो कंट्रोल हो जाए, और दूसरा ये बार बार नहीं हो। कंट्रोल करने का काम है हमारी दवा का, बार बार नहीं हो ये निर्भर करने करेगा आपकी समझदारी पे। आप अपनी एस्थमेटिक स्टाइल अडॉप्ट करें, और एस्थमेटिक स्टाइल का आपके ग्रुप के अंदर जब अंदर जाएंगे, तो अपना जो लास्ट मीटिंग का वीडियो है 4 घंटे का, वो उसमें है, तो उसको जरूर देख लो। वीडियो में क्या देखें? वीडियो उसको देखो, वो पॉइंट हैं जिनसे कि आपकी दिनचर्या के अंदर वो लागू होते हैं, उनकी लिस्ट बना लो, और फिर दिनचर्या में उनको एक एक करके लागू करो। ये चीज हम करेंगे तो डेफिनेटली इसको परास्त कर देंगे। एस्थमा कंट्रोल में है, लेकिन कमजोरी, थकान, बेचैनी, नींद नहीं आना जैसी समस्या है। कोई दवा फूड से सजेशन दें। रफीक राजस्थानी। ये जो तीनों चारों चीजें हैं एस्थमा कंट्रोल में है, तो ये एस्थमा से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये थोड़ी एंजाइटी से रिलेटेड है, ज्यादा लगती हैं। तो एंजाइटी को हम वो कंट्रोल करें। क्या हुआ? हाँ, मैंने दवा लेने से खांसी सांस में 90% आराम पाया है, लेकिन बलगम आता है। अब दवा नहीं ले रहा हूँ, क्या करना चाहिए? मुकेश कुमार जी पूछते हैं। मुकेश जी, दवा बंद कर दी, ये गड़बड़ कर दी ना आप। दवा मेरे से अपन आपस में बात करके दवा बंद करते तो अच्छा रहता है यार। तो आप प्लीज, क्योंकि बलगम आना, बलगम आने का इसका मतलब ये है कि अभी भी अस्थमा की डिजीज चल रही है, लक्षण नहीं है, लेकिन बीमारी अंदर चल रही है। अपन को बीमारी को कंट्रोल करना है, नहीं कि लक्षणों को। यूजिंग कैप्सूल और इनहेलर फॉर एस्थमा। आप अपना चाहे कैप्सूल ले, रोटा कैप या इनहेलर लो, दोनों ही एक एक ही बात है। रोटा कैप में फायदा ये रहता है कि रोटा कैप आप आराम से ले लेते हैं,
इनहेलर के अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए, और उसको जब दबाते हैं तो 70 माइल्स पर आवर की स्पीड से दवा निकलती है, जो कि अंदर फेफड़ों में पहुंचाने के लिए अच्छा कोऑर्डिनेशन और अभ्यास चाहिए। फील बेटर विद मेडिकेशन बट हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग व्हेन नोट। जब दवा के ऊपर होता हूँ बहुत मजा ही मजा है, बट दवा पे नहीं होता हूँ तो तकलीफ होती है। तो इसलिए अपन, इसका मतलब ये है कि आपकी बीमारी का रिक्वायरमेंट है कि दवा से इसको कंट्रोल करें और अन्य अभ्यास से इसके ऊपर विजय प्राप्त करें। मुझे ठंडी चीजों को खाने से या लेट इवनिंग में खाना खाने से तकलीफ हो जाती है। तो ये अपन को जो ठंडी चीजें यदि खाएं तो एक चीज का ध्यान रखें कि तकलीफ के टाइम बिल्कुल नहीं खाएं, लेकिन तकलीफ नहीं हो तो छोड़ें भी नहीं, जरूर खाएं, पर वो एस्थमेटिक स्टाइल से खाने के तुरंत बाद लौंग 10 मिनट के लिए मुंह में रख लें और फिर उसको थूक दें। दवाई से और तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी बंद करता हूं तो ये बढ़ जाता है। तो ये आपको, इसका मतलब ये है कि बीमारी अभी मुक्ति नहीं मिली, बीमारी से मुक्त नहीं हो पाए हैं, अभी भी डिजीज की एक्टिविटी चल रही है। फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कॉफ स्पेशली विद वेदर चेंज। यस, मौसम बदलने के साथ के अंदर एलर्जी एस्थमा की तकलीफ बढ़ना बहुत कॉमन फैक्टर है। ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हम ये करें कि उदाहरण के लिए कि आप गर्मी से सर्दी में आए, बरसात से सर्दी में आए, तो आप उस समय एक्स्ट्रा कपड़े पहने, 1+ का फॉर्मूला रखें। जैसे मान लिया आधी आस्तीन की शर्ट के अंदर घूम रहे हैं, तो आप पूरी आस्तीन की पहनिए। नॉर्मल आदमी पूरी आस्तीन की शर्ट में आ गया तो आप इनर पहनना शुरू कर दीजिए। वो इनर भी पहनने लग जाए तो आप ऊपर कोट या स्वेटर पहनिए, जर्सी पहनिए। तो एक तो ये रखें। दूसरी क्या चीज है, टू व्हीलर पे जो चलते हैं उन लोगों के लिए आप, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है गला। और हम सारी जैकेट वगैरह पहन लेते हैं लेकिन गला खुला छूट जाता है। तो आप, नेक आता है वूलन कपड़ा, जो कि आप डिग्गी में रखें। दिन में तो गर्मी रहती है लेकिन रात के टाइम में वो पहन के ही बाहर निकलें। क्या दही, छाछ और आइसक्रीम हार्मफुल फॉर एस्थमा पेशेंट? राखी जैन पूछती हैं। एब्सोल्युटली नॉट। ये तीनों ही चीजें एस्थमा के रोगी के लिए बहुत लाभदायक हैं। सिर्फ बात यही ध्यान रखने की है कि ये अपन तब लें जब तकलीफ नहीं हो। जब तकलीफ नहीं हो तब अपन इनको लें। और दही का तो हमने बता ही दिया, आइसक्रीम का बता दिया, छाछ का भी यही है कि जब तकलीफ नहीं हो तो लें और उसके बाद में एक लौंग चूस लें। एक आया, कैन एस्थमा पेशेंट यूज एसी? पूजा पारिक। हाँ, क्यों नहीं? एसी कूलर से ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि कूलर की जो हवा आती है उसके अंदर कूलर में कई बार फंगस जम जाती है, और फंगस जो है वो हार्मफुल ज्यादा होती है। तो एक बात का तो ये ध्यान रखें कि कूलर या एसी दोनों ही चीजों में यदि हम यूज करते हैं तो इनकी जो फिल्टर या इनकी टाटियां, ये टाइम टू टाइम क्लीन अवश्य करें। नंबर 2, दोनों में कंपैरिजन करें तो एसी इज बेटर, सेफर। लेकिन साथ में एक चीज और ध्यान रखें कि आप पंखे के नीचे सोएं, एसी के नीचे सोएं, कूलर के नीचे सोएं, आप मुंह ढककर सोएं। आप में से कौन कौन लोग मुंह ढककर सोते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, तो एस्थमा के पेशेंट के, थैंक यू, एस्थमा के पेशेंट के अंदर हमेशा मुंह ढककर सोना ज्यादा अच्छा है, बनिस्पत
मुंह बाहर रख के, क्योंकि रात को ठंड लग जाती है। चाहे पैर बाहर रख लें, चाहे हाथ बाहर रख लें, लेकिन कम से कम चेहरा अंदर रखें। यदि पंखे के नीचे सो रहे हैं तो आप मुंह के ऊपर एक चुन्नी रख लें चाहे, क्योंकि जो हवा, पंखे की हवा चलती है, वो नाक के अंदर की झिल्ली की अंदर ड्राइनेस कर देती है। वो ड्राइनेस है, वो ट्रिगर कर देता है आपकी एलर्जी को और एस्थमा को। यह श्याम सुंदर सेन है, इन्होंने भी यही पूछा था कि दही और छाछ ले लें क्या। बिल्कुल लीजिए साहब, टाइम भी आ गया। ये जीतू मीना, विनोद ढाका, मिठू, मान सिंह, अंकित, इनका एक ही सवाल आया कि साहब जड़ से खत्म करना चाहते हैं। तो जड़ से खत्म तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि एस्थमेटिक स्टाइल को अच्छे से अच्छे तरीके से हम सीख सकें। ये अपन को प्रयास करना पड़ेगा, ये देख के। और ये चीज है। अब कुछ प्रश्न है क्या? योगेश जी पूछते हैं मिथ एंड फैक्ट ऑफ इंडिया। हाँ, मिथ एंड फैक्ट योगेश जी पूछ रहे हैं आप में से ही कि मिथ एंड फैक्ट ऑफ इनहेलर। इनके अंदर, इनहेलर के अंदर देखिए, अक्सर ये भ्रांति होती है कि ये एडिक्शन करता है। नहीं, एडिक्शन इसलिए नहीं करता कि दवा सेम है। जो हम गोली में लेते हैं और जो हम इनहेलर में लेते हैं, ये गोली बिल्कुल सेम है, तो इसमें वो नहीं करता। प्रॉब्लम क्या होती है कि इनहेलर से जब दवा लेते हैं तो दिखती है सबको, तो लगता है अरे इस उम्र में ही देखो ये खचखच कर रहा है, क्या ले रहा है, पता नहीं क्या खतरनाक बीमारी हो गई। तो आप आराम से अलग से कमरे में नहीं, दिखा के नहीं ले इसके अंदर, मेरा सजेशन ये है। और एडिक्शन किसी भी तरह का नहीं, ये मिथ्या है। इसके अलावा दूसरा ये होता है कि इनहेलर की दवा स्ट्रॉन्ग होती है। इनहेलर की दवा, जैसे मैंने बताया कि एस्टेलिन की गोली, जितनी दवा शरीर में जाने के लिए 40 बार इनहेलर को दबाना पड़ेगा, तो यानी गोली 40 गुना ज्यादा स्ट्रोंग हुई, न कि इनहेलर। इसके अलावा और बनवारी लाल प्रोफेसर, कुछ लोग कहते हैं कि अस्थमा का मरीज को इनहेलर लेने से दिल की बीमारी हो जाती है। हाँ, बनवारी लाल जी का ये कहना है कि इनहेलर की दवा लेने से हार्ट की डिजीज हो जाती है। नहीं, हार्ट की डिजीज एस्थमा अटैक होने से हो जाती है, हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है, इनहेलर की वजह से नहीं होता। इनहेलर से एक ये बात जरूर है, कुछ लोगों को धड़कन बढ़ जाती है, तो या हाथ में ट्रेमर आने लग जाते हैं, तो वो चीजें टेम्परेरी होती हैं, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती। एक पूछना नाम तो देखा, इनहेलर और ब्रीदोमीटर के लेने में कितने समय का गैप होना चाहिए? ब्रीदोमीटर यानी पीक फ्लोमीटर, वो इनहेलर लेने से पहले नापना चाहिए, कि वो नाप लिया जाता है एस्थमा की गंभीरता का, सीवियरिटी का। तो वो नाप हमें लेना चाहिए एस्थमा की दवा लेने से पहले। सुबह उठते ही कर लें और शाम के टाइम 5-6 बजे कर लें, दवा लेने से पहले। इनहेलर लेने के बाद पूरे दिन बहुत थकान रहती है, सर भारीपन रहता है, ये क्या इनहेलर की वजह से होता है? यूजुअली देखिए, एस्थमा के पेशेंट्स के अंदर कई बार अपना जो स्ट्रेस और टेंशन है, ये काफी फैक्टर काम करता है। ये किसी ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन आपने जो लिया है इसमें मुझे एंजाइटी ज्यादा लगती है। देखिए, 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं इंसान के। एक, दिनचर्या में कोई सीरियस बात हो तो कुछ लोग तो उसको लाइट ले लेते हैं, इस कान से सुनी इधर से निकाल दी। आप ऐसा ही करते हो ना? दूसरे वाले क्या करते हैं, दूसरी तरह के लोग, वो इधर से सुनते हैं और इधर से मुंह से निकाल के लड़ लेते हैं, सिर फोड़ लेते हैं। ऐसा भी करते हो आप? तीसरे वाले क्या करते हैं, इधर से सुनते हैं, या तो दिमाग में या दिल में रख लेते हैं। अच्छा, वो रखते ही नहीं है, वो फिक्स डिपॉजिट में रख लेते हैं, जैसे बैंक के अंदर एफडी होती है ना, उस तरह से वो रख लेते हैं।
और एफडी में रखी हुई चीज जैसे बढ़ती है, वो तो वो बढ़ती है तो दिमाग में रखा हुआ एफडी का विचार बढ़ता है या टेंशन बढ़ता है तो सिर भारी, और दिल में रखी हुई बात बढ़ती है तो फिर सांस भारी। तो क्या करें? करें ये कि कोई भी चीज आए तो उसको रखें नहीं, एफडी में नहीं रखें। अरे भाई आदत ही पड़ गई तो पैसे रखा करो ना यार एफडी में। एफडी में टेंशन मत रखा करो। भगवान में विश्वास करते हो क्या आप लोग? हाँ या ना? जो करते हैं वो हाथ खड़ा करो। पूरा करते हो? अरे वाह वाह। तो देखो दोस्तों, आपके हाथ में है आज, कल है भगवान के हाथ में। और भगवान में आप पूरा विश्वास करते हो तो कल की टेंशन क्यों करते हो भाई? और एक चीज और रहेगी, वो बात बतानी भी जरूरी थी। एस्मा के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि नहीं? जो कहते हैं हाँ हाथ खड़े करो। हाँ वेरी गुड, देखो सबने हाथ खड़े कर दिए ना। हाँ, एस्थमा के लोग इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरा, एस्थमा के लोगों को मोटा नहीं होना चाहिए, क्यों? मोटे होते हैं तो ये बीमारी ज्यादा गड़बड़ करती है। और तीसरा, एस्थमा के रोगी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो मेरा इलाज का मंत्र ये है, अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करो, मोटापे और गुस्से को मैनेज करो। कर पाओगे? हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई सवाल? उनका उसके मार्च से जून तक तो लगता है अस्थमा है ही नहीं, लेकिन बाकी टाइम इन्हेलर लेना पड़ता है। हाँ, ये क्लाइमेटिक, अनीता जी पूछती हैं कि मार्च से जुलाई तक तो ऐसा लगता है कि अस्थमा है ही नहीं, लेकिन बाकी 9-10 महीने के अंदर इनहेलर लेना पड़ता है। ये अस्थमा के अंदर वेरिएशंस आते हैं, सीजन के अनुसार भी आते हैं, और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये नॉर्मल चीज है, इसको बोझ नहीं बनने दे। क्या रात में भी मास्क लगा करके सोना चाहिए, बनवाली दान पूछते हैं। बनवारी लाल जी पूछते हैं कि रात को मास्क लगा के सोना चाहिए? नहीं, रात को मास्क लगा के सोने की जरूरत नहीं है। मास्क लगा के एक कंडीशन में आप सोइए, यदि आपको वायरल इन्फेक्शन है और घर में दूसरे लोग भी हैं जो उसी पलंग पे सोते हैं, बच्चे हैं, स्पाउस हैं, तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे मास्क तो आपकी बीमारी से दूसरे को वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। एक मीना कोई पूछे सर, इनहेलर लेने के बाद पानी को कूला करते हैं या पी जाते हैं। मीना जी पूछ रही हैं, मीना गोयल जी, कि इनहेलर लेने के बाद पानी को पी जाना चाहिए या कुल्ला कर देना चाहिए। देखिए, आप दोनों ही कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों आपकी चॉइस है। अनीता जी पूछे अपने आसपास यदि प्लांट्स और ट्रीज को कैसे पहचानें। हाँ, पोलन। आप, ऐसा है कि एस्थमा भवन की वेबसाइट, एस्थमा भवन में पोलन काउंट का एक यंत्र दिया हुआ है। इन्होंने ये सवाल पूछा है कि पोलन कौन से पेड़ का है, वो कैसे पहचाने कि वो मेरे को तकलीफ कर रहा है। तो उस यंत्र से ये मेजर करते हैं कि कौन सा परागकण वातावरण में है। वो एस्थमा भवन की वेबसाइट के ऊपर आता है। होलोप्टेलिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको ग्रुप में भी दिखाते हैं जब जब वो ज़्यादा आता है। तो आप उसके अनुसार अपना डे या अपना लाइफ स्टाइल को प्लान कर सकते हैं, वेबसाइट से इसको ले सकते हैं। अंशु तिवारी पूछे अस्थमा साथ रहने से भी फैलता है क्या। किसने? अस्थमा साथ रहने से भी फैलता है हाँ, क्या, किसने? अंशु तिवारी। अंजू तिवारी जी पूछ रही हैं कि क्या साथ रहने से भी अस्थमा फैलता है क्या? अरे साहब, बड़ी हुई। क्या हुआ कि एक लेडी थी, उनको अस्थमा था, और उनके बच्चा हो गया, और वो बच्चे को अपने माई के पास छोड़ आई। फिर वो मेरे पास आई, बड़ी उदास सी और इस तरह से। तो मैंने पूछा क्या हुआ बहन जी? बोले साहब वो मेरे बच्चे के है, तो मैं तो उसको वहां छोड़ा ही, इन दिनों मेरे ज्यादा तेज अटैक चल रहा है, इसलिए मैं छोड़ के आ गई। तो मैंने कहा वापिस कब लाओगी? बोले जब मेरा अटैक खत्म हो जाएगा तब ले आऊंगी। तो आप क्या मानते हैं कि उसने सही किया या गलत? सही किया तो हाथ खड़ा करो। अच्छा, गलत किया तो हाथ खड़ा करो।
अच्छा, बाकी लोग असमंजस में हैं। ऐसा है, उसने बिल्कुल गलत किया। क्योंकि एस्थमा साथ सोने से, साथ थाली में खाने से, एक ही बिस्तर पे सोने से, साथ साथ रहने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता। इवन एस्थमा के रोगी का ब्लड भी चढ़ा दें किसी को, तो भी वो बीमारी एक से दूसरे में नहीं जा सकती। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचें कि भाई हमें तो एस्थमा है तो इसके लग जाएगा। एस्थमा छुआछूत की बीमारी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। एक तो सर नाम नहीं है इसमें सर, मुझे अस्थमा अटैक पड़ने के कारण हार्ट का साइज इंक्रीज हो गया था। अभी क्या मुझे डेली इनहेलर लेना चाहिए? एस्थमा का अटैक आने से हार्ट का साइज इंक्रीज हो गया था। हार्ट का साइज राइट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन से एस्थमा के अटैक के टाइम राइट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन हो जाता है और उससे हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यदि आप इनहेलर नहीं लेंगे तो एस्थमा और अनकंट्रोल्ड होगा, और अनकंट्रोल्ड होगा तो वो आपके हार्ट के ऊपर फिर विपरीत असर डालेगा। तो जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसी भी हालत में अपन को एस्थमा के अटैक, एस्थमा, हार्ट के ऊपर प्रेशर एक्यूट एस्थमा से पड़ता है, न कि इनहेलर से। इनहेलर हार्ट पे दबाव नहीं डालता। इवन हार्ट के अटैक के पेशेंट को जब एस्थमा का अटैक पड़ता है तो नेबुलाइजर से भी दवा देते हैं। नेबुलाइजर से दवा जो देते हैं वो कहीं ज्यादा होती है इनहेलर के कंपैरिजन में। स्क्रीन चली गई, ये चीज रहती, वो कहीं ज्यादा है। हाँ, अच्छा, और कोई प्रश्न? सर वही रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ एक अभी क्वेश्चन पूछे, एक तो अस्थमा अच्छे से कंट्रोल करने से जीवन कितना लंबा हो सकता है, जैसे 60-70 साल तक जी सकते हैं? अगली बार जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो मैं ओल्ड एज एस्मा के पेशेंट का भी वो फोटो दूंगा आपको। वैसे जो नॉर्मल लाइफ है, आप 100 साल और 100 साल से ज्यादा भी एस्मा के पेशेंट आराम से जी सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जी सकते हैं। और सिर्फ आप स्टाइल से, एस्थमेटिक स्टाइल से अपनी समस्याओं को सिस्टमेटिक ढंग से सुलझाते चलें। आपसे एक निवेदन है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो वीडियो है उस अंदर जाके वीडियो को एक बार फिर 4 घंटे का देखना। इट इज इन्वेस्टमेंट नॉट वेस्ट। और उसमें होमवर्क करना एक एक करके कि ये चीजें मेरी दिनचर्या में इंपॉर्टेंट हैं, और उनको दिनचर्या में लागू करना। वो तो अगली बार आए तो आप मुझे लिस्ट में दिखाना कि ये 4 चीज मैंने पहचानी, ये 3 चीज मैंने की। उसमें मैं आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको लाइफ स्टाइल या एस्थमेटिक स्टाइल बता दूंगा कि ये परिवर्तन आप कर लीजिए। और आपको 2-3 बातें, एक तो अंत के अंदर आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। दूसरी बात कि आपको ये कैसा लगा इसके बारे में आप लिखना। और तीसरी चीज कि इसके अंदर क्या करें तो ये और अच्छा लगे। और चौथी चीज कि क्या ये प्रोग्राम जैसे अपन साल में एक बार करते हैं तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए, हाँ या ना। तो हम ये जो ग्रुप है उसको आज खोल देंगे और कल सुबह तक के लिए। क्योंकि और उसमें ये करेंगे कि जो 300 सवाल पूछे थे, इन सवालों में 10-10 सवालों के जवाब दे के आपको रोजाना भेजते रहेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा ओवरलोड भी नहीं करना चाहते और वो सीख भी लेंगे। तो अंत में सबका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद।